आज जो हम लोगों को डिस्कस करना है क्या, मैथमेटिक्स इन फिजिक्स। बेसिकली जब भी हम लोग फिजिक्स की बात करेंगे तो उसमें कुछ एलिमेंट्री मैथ्स की ज़रूरत हम लोगों को होती है जो स्पेशली कैलकुलेशंस के लिए है। आवड़ा नमस्ते बेटा। नहीं आना आप लोग जो है ना, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास मिल रही थी तो कभी आ गए कभी नहीं आ गए, कभी 10 बच्चे आ गए कभी 5 आ गए, मतलब प्रॉब्लमेटिक कर दिया आप लोगों ने। तो क्लास मैंने डिस्कस कर दी बेटा, अब जिसका डाउट है वो बस तभी आएंगे। हाँ भाई, मैथमेटिक्स इन फिजिक्स। ये डिस्कशन हम लोगों को यहाँ पे देना है और ज़रूरत क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। उससे पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि फिजिक्स क्या है। देखिए, नेचर में जो भी कुछ हो रहा है वो सारा का सारा हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं और उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर कुछ कंक्लूजन्स निकाल रहे हैं और उन कंक्लूजन्स को फर्दर स्टडीज के लिए यूज कर रहे हैं। एग्जैक्टली नेचर पहले है, फिजिक्स बाद में है। अगर हम लोग डिफाइन की बात करें तो फिजिक्स जो वर्ड है वो फ्यूसिस से बना हुआ है और फ्यूसिस का मतलब होता है टू नो, जानना। तो कुछ भी नेचर के बारे में अगर हम जानना चाह रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे, फिजिक्स कहेंगे। अब नो डाउट जब हमें कुछ जानना है तो ऑब्जर्वेशंस लेने होंगे तो कुछ डाटा हमारे पास कलेक्ट होगा। डाटा कलेक्ट होगा तो उसको एनालाइज करने के लिए हम लोगों को समराइज करना होगा, कैलकुलेशंस कुछ करनी होंगी। उन कैलकुलेशंस के लिए थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स की जरूरत हम लोगों को पड़ने वाली है। तो वो मैथमेटिक्स क्या है उसे हम लोग पहले यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। बड़ा एलिमेंट्री सा जो चीज हम लोग 6 में 7 में 8 में या 9 में पढ़ के आए हैं वो सब हम लोगों को यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है। इसके अलावा 2 टॉपिक आप लोगों को और यहाँ नए मिलने वाले हैं जिनको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। नो डाउट डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन जो आप लोग पढ़ेंगे वो 12th में पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में। वहाँ अप्रोक्सीमेटली 2 महीने का टाइम हम लोगों को लगेगा जब मैथ्स में हम पढ़ेंगे, लेकिन फिजिक्स में अभी जरूरत पड़ना शुरू हो जाएगी पहले चैप्टर से ही। तो पहले चैप्टर में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की जितनी नीड होगी उसको हम लोग अभी पूरा कर लेंगे। और नो डाउट अर्ली ज्वाइन करने का ये बेनिफिट होता है कि जिन चीज़ों की जरूरत हम लोगों को पढ़ने वाली है वो चीज़ें हम लोग पहले ही यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। बाद में जो लोग ज्वाइन करते हैं कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें छूट जाती हैं, स्किप पड़ जाती हैं। नोट्स सब लोगों को मैंने मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स दिया हुआ है, सब लोग अपना ओपन करेंगे और इसमें जब हम लोग बात करेंगे तो देखिए सबसे पहले पेज पे तो एक तरह से सारा सिलेबस आपको दिया हुआ है कि कौन कौन सी चीजें हैं जिनको हम लोग यहाँ डिस्कशन में लेंगे। जैसे अलजेब्रा है, ट्रिगो है, लॉगरिथम है। लॉगरिथम एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसकी जरूरत अब जनरली नहीं होती, हमने डाल रखा है यहाँ पे। केमिस्ट्री में बेसिकली आपको जरूरत पड़ेगी इसकी, लॉगरिथम की। तो ब्रीफ हम लोग लॉगरिथम को जरूर करेंगे कि लॉगरिथम होता क्या है, इसका फायदा हम लोगों को कैसे मिलता है। बाकी बहुत ज़्यादा डिटेल्स में हम लोग लॉगरिथम में नहीं जाएंगे क्योंकि अब इसकी जरूरत हम लोगों को नहीं होती। इसके बाद में ग्राफ्स, ए वेरी पावरफुल टूल इज देयर। क्या है ग्राफ? एक सिंपल सी इवेंट हम लोग लेते हैं, मान लीजिए अब कश्मीर घूमने गए और कश्मीर से आने के बाद में हमारे जो घर में दादा हैं या दादी हैं या हमारे कोई मित्र हैं, हम उनको सारी इवेंट्स बताना चाहते हैं। तो पहला तरीका तो ये होता है कि हम उनके पास बैठ गए और हमने जस्ट लाइक एक स्टोरी उनको बोली। दूसरा तरीका ये होता है कि हम कुछ वहां से फोटो ले आए, स्नैप्स ले आए और वो स्नैप्स हम लोगों ने दिखा दिए। तीसरा तरीका ये होता है कि कुछ वीडियोस हम लोग बना के ले आए और वो वीडियोस हम लोगों ने उनके सामने शो कर दिए। अब आप लोग बताएंगे कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा इफेक्टिव वे क्या है?
बताइए? हाँ, वीडियो एब्सोल्युटली। क्यों ज्यादा इफेक्टिव है? रियलिस्टिक ज्यादा है, ये बात बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा कोई रीजन और बताइए क्यों ज्यादा इफेक्टिव है? साइंटिफिक कॉज है। वीडियो में हमारे कान काम कर रहे होते हैं, आंखें काम कर रही होती हैं और सेंस तो काम कर ही रहा है। जब हम फोटो देखते हैं तो हमारी आंख और सेंस दो को काम करते हैं, कान का काम नहीं होता। फोटो देखते हैं और जिस समय हम लोग स्टोरी सुन रहे होते हैं तो वो आंख बंद करके भी सुनते हैं, सिर्फ कान हमारे काम कर रहे होते हैं। तो किसी भी चीज को समझने के लिए हम जितने ज्यादा सेंस ऑर्गन्स का यूज करते हैं वो उतनी ही जल्दी और आसानी से हमें समझ आती है। अब जहां तक मैथ्स की और फिजिक्स की बात है तो नो डाउट उसमें ग्राफ एक पावरफुल टूल है, क्योंकि यहाँ वीडियोस तो हम लोग दिखा नहीं सकते। एग्जामिनेशन में जब हम बात करेंगे तो कॉपी में वीडियो तो आप एफिक्स करके नहीं आ सकते, लेकिन कुछ फोटो तो बना के आ सकते हैं जिनको हम लोग डायग्राम्स का नाम देते हैं। और जब भी मैथमेटिकल क्वांटिटीज की रिप्रेजेंटेशन की बात होती है तो उसमें ग्राफ ही एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बेसिस पे हम 2 या 3 क्वांटिटी को एट ए टाइम इंटरलेट करके बता सकते हैं। तो ग्राफ इज ए पावरफुल टूल। जहां तक स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स की बात है तो 10th में हम लोगों ने पढ़ा भी था, लीनियर इक्वेशंस थी और लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन हम लोगों ने किया था। और किसकी हेल्प से किया था? ग्राफ की हेल्प से किया था। एक टेबल हम लोगों ने फॉर्म की थी, उस टेबल में अपनी तरफ से कुछ वैल्यूज डाली थी, इक्वेशन से दूसरी वैल्यूज निकल के आई थी, उनका हम लोगों ने एक ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंटेशन दिया था। 2 इक्वेशंस अगर इंटरसेक्ट कर गई एक जगह पे तो यूनिक सॉल्यूशन हो गया, ओवरलैप कर गई तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया, कहीं अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, पैरेलल हो गई तो नो सॉल्यूशन हो गया। याद आया? तो वो जो हमने पढ़ा था उसका यूज हमें फिजिक्स में करना है। एग्जैक्टली देयर इज नो यूज ऑफ मैथमेटिक्स एक्सेप्ट इन फिजिक्स। मैथमेटिक्स जितना भी हम लोग पढ़ रहे हैं वो सारा का सारा फिजिक्स के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है? होता यह है कि जो आप लोग 11th में मैथ्स पढ़ते हो उसकी जरूरत आपको 12th की फिजिक्स में पढ़ने वाली है। जो आप 10th में मैथ्स पढ़ के आए हो उसकी जरूरत आप लोगों को 11th फिजिक्स में पढ़ने वाली है। तो हम लोग यहाँ ब्रीफिंग करेंगे कुछ टॉपिक्स को लेकर के। तो ग्राफ के बारे में बता दिया, ग्राफ क्या है। देन आफ्टर डिफरेंशियल कैलकुलस, मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को लेकर के। इंटीग्रेशन क्या है, डिफरेंशिएशन क्या है, दोनों को हम समझाएंगे, यहाँ प्रॉपर कराएंगे, कुछ एक्सरसाइज भी कराएंगे। इंटीग्रल कैलकुलस दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। डिफरेंशिएशन बेसिकली किसी भी बड़ी चीज को आइडेंटिकल छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना है, और इंटीग्रेशन आइडेंटिकल छोटे छोटे पार्ट्स को एक जगह पे मिला करके बड़ा बनाना है। दैट इज अ कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग टू डिफरेंशिएशन एज वेल एज इंटीग्रेशन। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का आता है जनरल फार्मूला फॉर एरिया एंड वॉल्यूम, मेंसुरेशन जिसे आप लोग कहते हैं। मेंसुरेशन के फॉर्मूले कुछ नए नहीं है, बस हमने क्या कर रखा है यहाँ पे सारे समराइज कर रखे हैं। आपको यहाँ हम क्या कर देंगे, एक बार एक्सप्लेन कर देंगे। तो ये एक ऐसा पावरफुल टूल होगा जिसे आप हमेशा अपने साथ रखेंगे, जब भी जरूरत होगी हमें ये काम आएगा पूरे 2 साल। इसके बाद जो हमारा शुरू होता है वो होता है इंट्रोडक्शन टू वेक्टर। ये बेसिकली फिजिक्स का पार्ट है, फिजिक्स के हमारे सिलेबस में है वेक्टर का कॉन्सेप्ट, जिसे हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे वेक्टर्स की। अगर हम बात करें तो वेक्टर्स कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स के सिलेबस में भी हमारे यहाँ है। तो मैथ्स में जब भी पढ़ेंगे आप पढ़ते रहेंगे, लेकिन फिजिक्स में हम लोगों को सेकंड यूनिट में ही इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो हम सबसे पहले यहाँ वेक्टर्स डिस्कस करेंगे मैथमेटिकल टूल्स करने के बाद। देन आफ्टर वेक्टर्स में 3-4 कैटेगराइजेशन दिए, जैसे टाइप्स ऑफ वेक्टर कितने तरीके का होता है। फिर हम लोगों ने ट्रायंगल लॉ और वेक्टर एडिशन, 2 वेक्टर्स को एक साथ हमें जोड़ना है तो उसके लिए ट्रायंगल लॉ होता है, वो हमें यहाँ पढ़ना है हमारे सिलेबस में। जनरली 3 मार्क्स का क्वेश्चन सीधे सीधे आ जाता है आपके फर्स्ट टर्म में। फिर पैरेललोग्राम लॉ, वेक्टर्स को जोड़ने का ही दूसरा एक लॉ है, जैसे हम लोग पैरेललोग्राम लॉ के नाम से जानते हैं, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर सिनेरियो में या पार्ट में। देन पॉलीगन लॉ, वेक्टर्स को ऐड करने का तीसरा लॉ है पॉलीगन लॉ, जनरली यूज नहीं होता लेकिन लॉ है, हमें पढ़ना है। देन आफ्टर सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स को हम सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, वेक्टर्स को हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करेंगे,
रिजोल्यूशन, एक वेक्टर का इफेक्ट दो अलग अलग डायरेक्शंस में कैसे पता करेंगे, एक वेक्टर का इफेक्ट दो या तीन डायरेक्शंस में कैसे पता करेंगे, इसे हम लोग कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अगर टू डायमेंशनल फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इन टू डायमेंशनल, और थ्री डायमेंशनल फिजिक्स पढ़ रहे हैं, थ्री डायमेंशनल को समझते होंगे भाई, सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है लेंथ, ब्रेथ और हाइट। अगर तीनों का कॉन्सेप्ट एट अ टाइम आ रहा है, वॉल्यूम जैसी क्वांटिटीज हमें मिल रही हैं तो वो थ्री डायमेंशनल फिजिक्स है, और एरिया जैसी चीजें हमें मिल रही हैं, लेंथ ब्रेथ या लेंथ हाइट या ब्रेथ हाइट, एरिया जैसा कॉन्सेप्ट मिल रहा है तो वो टू डायमेंशनल है। तो वेक्टर भी हमारा टू डायमेंशनल भी रिजॉल्व हो सकता है और थ्री डायमेंशनल भी रिजॉल्व हो सकता है। तो ये हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में पढ़ेंगे 0.15 में। देन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन थ्री वेक्टर मैंने बता दिया आपको, थ्री डायमेंशनल हम लोग डिस्कस करेंगे। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन से अगर हम लोगों को स्केलर क्वांटिटी मिलती है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा स्केलर क्वांटिटी क्या है, वी विल एक्सप्लेन इट कि स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं। जैसे जैसे हमारा सीक्वेंस आगे बढ़ेगा तो स्केलर क्वांटिटीज हम लोग बताएंगे, स्पेशली ऐसी क्वांटिटीज जिसमें डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं होती, क्या कहलाती हैं, स्केलर क्वांटिटीज। अब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पे कई बार हम लोगों को वेक्टर क्वांटिटी मिलती है, तो उस तरह के प्रोडक्ट को या उस तरह के मल्टीप्लिकेशन को हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। तो वो हम लोगों को इस यूनिट में पढ़ना है। बाकी अगर फिजिक्स में बात करेंगे तो ये वेक्टर्स वाला सारा का सारा सिनेरियो सेकंड यूनिट में हम लोगों के सिलेबस में है, काइनेटिक्स में, ठीक है। देन आफ्टर रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी बेसिकली दो तरह की हम लोगों को मिलती है, एक रिजल्टेंट और दूसरी रिलेटिव। दो वेलोसिटीज का सम एक तरीके से कह सकते हैं, या दो वेलोसिटीज का एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिससे हमें उनका इफेक्ट मिलता है, रिजल्टेंट वेलोसिटी कहलाती है। और रिलेटिव वेलोसिटी एक दूसरे के रेस्पेक्ट। ये रिलेटिव का जो कॉन्सेप्ट है या रेस्पेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है, इसको हम जरा समझने की कोशिश करें। इन यूनिवर्स ईच एंड एवरीथिंग इज रिलेटिव, कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं है। जैसे मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, मुझे फिजिक्स आती है, इसका मतलब किसी न किसी को फिजिक्स नहीं आती। Are you ready? या सिंपल सा मैंने कहा ये एक बड़ी लाइन है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इससे कोई छोटी लाइन प्रेजेंट है। मैंने कहा ये छोटी लाइन है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इससे एक बड़ी लाइन प्रेजेंट है। तो ईच एंड एवरीथिंग क्या होती है, रिलेटिव होती है। तो बेसिकली एक छोटा सा पार्ट वेलोसिटीज को लेकर के, रिलेटिव वेलोसिटीज को यहाँ फिजिक्स के सिलेबस में डाला हुआ है। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि ये ब्रोशर कंप्लीट करते करते हमारा मैथमेटिकल जो पोर्शन है जिसकी जरूरत हम लोगों को थ्रू आउट 2 इयर्स पढ़ने वाली है वो कंप्लीट होगा, एज वेल एज फिजिक्स की जो सेकंड यूनिट है काइनेमेटिक्स, उसका कुछ पार्ट कंप्लीट हो जाएगा जो अपने आप में काफी एसेंशियल है। फिजिक्स की क्वांटिटीज की बात करते हैं तो तीन तरह की क्वांटिटीज हम लोगों को मिलती हैं, एक एल्जेब्रिक, दूसरी स्केलर और तीसरी वेक्टर। एक और मिलता है टेंसर। तो टेंसर की बात करें तो पूरी फिजिक्स में 2 या 3 क्वांटिटी है बस, इसलिए बहुत ज्यादा इसका यूज नहीं है। टेंसर्स क्या होते हैं एक्सप्लेन करेंगे अभी। एल्जेब्रिक ऐसी क्वांटिटी है जिनमें सिर्फ प्लस या माइनस का साइन होता है, एल्जेब्रिक क्वांटिटीज कहलाती हैं। तो काफी सारी क्वांटिटी है फिजिक्स में जिनमें सिर्फ प्लस या माइनस का साइन हम लोगों को कंसीडरेशन में लेना होता है। स्केलर्स ऐसी क्वांटिटी जिनके रिप्रेजेंटेशन में डायरेक्शन की नीड नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चल जाता है। किससे काम चल जाता है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में सिंपल सा मैं एग्जांपल लेता हूं, 3 मीटर पर सेकंड। ये पूरा का पूरा मैग्नीट्यूड है। 3 यहां पे मैथमेटिकल एस्पेक्ट है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, मीटर पर सेकंड यूनिट है किसकी, स्पीड की। आर यू गेटिंग नॉट? तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं है क्या कहलाती है, स्केलर कहलाती है। और इस पूरे के पूरे पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड कहलाते हैं। और ये हमारा क्या होता है, मोड होता है।
क्या कहलाता है, या न्यूमेरिकल वैल्यू। गॉट इट। अब अगर मैं डायरेक्शन साथ में लेता हूं, मान लीजिए मैं कहता हूं 3 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट, इसका मतलब क्या है, इसमें मेरे को डायरेक्शन बतानी है। ये भी एग्जांपल बड़ा क्लियर सा है। मान लीजिए मैं फोन पे आपको अपने इंस्टीट्यूट का एड्रेस डिस्कस कर रहा हूं, तो मुझे बताना होगा कि आप कहां खड़े हैं, कम्युनिटी सेंटर पे। कम्युनिटी सेंटर से मैं कहूंगा कि भैया सादरा फ्लाईओवर की तरफ इतना चलो, ठीक, वहां इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स देखते चले आओ, एक इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स पे लिखा होगा फिजिक्स मोटा मोटा, बस उसके सामने वाली गली में पहला गेट हमारा है। अब इस पूरे डिस्क्रिप्शन में अगर हम देखें तो हमने डायरेक्शन दी है ना। अगर हम सिर्फ ये कह रहे थे कि भाई कम्युनिटी सेंटर से 500 मीटर पे हमारा घर है या इंस्टीट्यूट है, तो मुझे लगता है कि कोई बच्चा पहुंच पाता है यहाँ। इसका मतलब तो ये हो गया कम्युनिटी सेंटर से भाई न्यू मॉडर्न शादरा की तरफ 500 मीटर हो सकता है, मॉडल रोड की तरफ 500 मीटर हो सकता है, व्हाटएवर, सो रेलवे लाइन की तरफ 500 हो सकता है या इधर हो सकता है, ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस कहीं भी हो सकता है। और जिसमें समझ नहीं है वो तो ये कह सकता है कि ऊपर की तरफ चलना है या सुरंग खोद के नीचे जाना है 500 मीटर, बोलो। इसका मतलब हमें एग्जैक्ट लोकेशन के लिए डायरेक्शन यहाँ प्रोवाइड करनी होती है। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनमें डायरेक्शन प्रोवाइड करनी होती है वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती हैं। टेंसर ऐसी क्वांटिटीज जो कई बार स्केलर की तरह से बिहेव करती हैं, कई बार वेक्टर की तरह से बिहेव करती हैं, बिल्कुल नई क्वांटिटी है। जैसे एक कॉन्सेप्ट है स्ट्रेस का, आप लोगों ने शायद नहीं पढ़ा होगा। एक कॉन्सेप्ट यहाँ आता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का, ये भी आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। दोनों ही क्वांटिटी हम लोगों को 11th में पढ़ लेनी है, ये 5th यूनिट में पढ़ लेनी है और ये 7th यूनिट में पढ़ लेनी है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब ओवरऑल क्वांटिटीज की बात करेंगे तो बेसिकली स्केलर और वेक्टर में कैटेगराइज होती हैं। पूरी फिजिक्स में अगर 100 क्वांटिटी है तो 50 स्केलर है, 50 वेक्टर है, ऐसा मान के चलिए। अब जब भी कोई नई क्वांटिटी आएगी उसके बारे में डिस्क्रिप्शन अगर होगा तो दोनों की ही जरूरत हमें पड़ेगी। इसलिए वेक्टर का जो एस्पेक्ट है, स्केलर में तो कुछ खास बचता नहीं है, लेकिन जो वेक्टर का एस्पेक्ट है ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसकी जरूरत हम लोगों को 2nd यूनिट 11th, इसके बाद में ग्रेविटेशन वाली 6th यूनिट 11th, 5th यूनिट 11th, और उसके बाद फिर ऑसिलेशंस एंड वेव्स लास्ट यूनिट 11th, फिर 12th की पहली यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरी यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी, तीसरी मैग्नेटिज्म, चौथी में जरूरत नहीं पड़ेगी, 5वीं EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कहने का मतलब लगभग आधी फिजिक्स में वेक्टर्स की जरूरत है। इसलिए ये पार्ट अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग पोर्शन में होना चाहिए और आप लोगों को ये बेनिफिट मिल जाएगा कि अभी सबसे पहले हमारा वेक्टर होगा, फिर उसके बाद में जब काइनेमेटिक्स में हमारा ये टॉपिक चल रहा होगा तब इसकी रिवीजन क्लासेस आपको मिल जाएंगी, तो आपका ये मजबूत हो जाएगा। मजबूत हो जाएगा तो पूरी फिजिक्स मजबूत हो जाएगी। आर यू गेटिंग? ओके, लेट अस स्टार्ट आवर कंटेंट। तो कंटेंट की बात अगर हम लोग करते हैं तो देखिए सबसे पहली लाइन क्या है वो हम जरा एक्सप्लेन करते हैं। मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स. It becomes very easier to describe, understand and apply the physical principles if we have a good knowledge of mathematics. तो जो 10th तक का मैथमेटिक्स है स्पेशली वो हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए, कारण जो भी हम लोग कर रहे हैं, जो भी हम लोग लिखना चाहते हैं उसको कहीं ना कहीं मैथमेटिकल डाटा की फॉर्म में लिखेंगे, और वो मैथमेटिकल डाटा कैसे लिखना होता है, कैसे कैलकुलेशन करनी होती है, ये सारा का सारा 10th तक हम लोग पढ़ के आए होते हैं, ठीक है। अलग से बुक्स आपको कहीं से लेने की या किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा इसके अंदर दे रखा है। फिर फॉर एग्जांपल न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट दैट एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विद ए फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये क्या है? ग्रेविटेशन की डेफिनेशन है। अब अगर मैंने इसमें इंग्लिश को एज लैंग्वेज लेकर के एक्सप्लेन करने की कोशिश की तो एटलीस्ट 3 सेंटेंस मेरे को लिखने पड़ रहा है ना। इसी को मैं मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में लिखने की बात करता हूं तो मैं यहां पे कहूंगा ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 ओवर r स्क्वायर। देखो सारी बात आ गई।
प्रोपोर्शनलिटी के लिए कांस्टेंट डाल दिया, दोनों मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दोनों मासेस के बीच की जो डिस्प्लेसमेंट है या मिनिमम डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आर यू गेटिंग? तो जो मेरे 3 सेंटेंस इंग्लिश की लैंग्वेज में लग रहे थे वो मैथमेटिक्स के एक फॉर्मूले ने मेरे को दे दी। इसलिए मैंने कहा कि मैथमेटिक्स इज ए पावरफुल टूल। आर यू गेटिंग? प्रोपोर्शनलिटी का मतलब डायरेक्ट रिलेशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब उल्टा रिलेशन। 8th क्लास में या 7th क्लास में आप लोगों ने सीधा या उल्टा रेशियो या अनुपात पढ़ा होगा, डायरेक्ट रेशियोज एंड इनवर्स रेशियोज पढ़े थे। वो हम लोगों ने यहां एक फॉर्मूले में बताया कि ये इनवर्स रिलेशन है और ये डायरेक्ट रिलेशन। ठीक है? देन आफ्टर वी आर मूविंग टुवर्ड्स, यही चीज यहां आगे हम लोगों ने बताई, the technique of mathematics such as algebra, trigo, calculus, graph and logarithm can be used to make predictions from the basic equations। इन सबको हम लोग यूज कर सकते हैं बेसिक इक्वेशंस बनाने में या इक्वेशंस को सॉल्व करने में। If we are poor at grammar and vocabulary, it would be difficult to use the communicate our feelings। Similarly, for better understanding and expressing of physics, the basic knowledge of mathematics is must। अगेन मैं इस चीज को यहाँ समझाना चाहूंगा। वैसे तो जो पहले बच्चे आते हैं वो सारे के सारे होशियार और क्यूरियस होते हैं, ऐसा मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है पिछले 17-18 साल का। लेकिन फिर भी एक छोटी सी बात मैं यहाँ पे आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। देखिए होता ये है कि 10th तक जो हम लोग पढ़ के आते हैं वो सिलेबस होता है बहुत कम। आप लोग अब महसूस करेंगे, जब बुक्स आपके पास आ जाएंगी तो आप महसूस करेंगे इस चीज को। तो वहां तक क्या होता है, कई बार चीजों को बिना समझे अगर हम लोग याद कर लेते हैं, रोड मेमोरी में डाल लेते हैं, काम चल जाता है। लेकिन जैसे ही 11th में हम आते हैं तो सिलेबस हमारा हो जाता है थोड़ा सा वाइड, उतनी सारी चीजों को याद करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। फिर क्या करना होता है, हमें उन चीजों को समझना होता है और समझने के बाद जब पेपर होता है या एग्जाम होता है तो अपनी लैंग्वेज में उनको लिखना होता है। लिखने में 2 चीजें जरूरत है, एक तो एलिमेंट्री इंग्लिश जिसमें वोकैबुलरी मेन है। तो फिजिक्स के लिए बहुत लंबी चौड़ी वोकैबुलरी की जरूरत नहीं है। जो भी फिजिक्स के नए टर्म्स आते हैं बस उनका मीनिंग क्लियर हो कि इसका मतलब क्या है। ठीक, एक तो इंग्लिश की वोकैबुलरी, दूसरा सिंपल सेंटेंस मेकिंग। तो वो आई होप सो मोस्टली बच्चे पब्लिक स्कूल्स के हैं, इतना सब लोग इंग्लिश अच्छे से कर लेते हैं। कहने का मतलब अपने थॉट्स को जो हमारे दिमाग में है उसको एक्सप्रेस करना कॉपी के ऊपर हमें आना चाहिए। इन केस कोई बच्चा इसमें परेशानी महसूस करता है तो अभी स्कूल्स खुलने में थोड़ा टाइम है या खुल गए या बहुत ज्यादा काम नहीं हो रहा या समर वैकेशन आने वाली है, तो अभी कुछ दिन हम एक छोटा सा प्रैक्टिस घर पे कर सकते हैं। अगर थॉट्स को एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम नहीं है तो क्या है, आप कोई भी 1 घंटे की इवेंट्स ले लीजिए। आप मार्केट गए या यहाँ पढ़ने आए या व्हाटएवर सो आप स्कूल गए, 1 घंटे की इवेंट ले लीजिए और उन इवेंट्स को हिंदी में पहले अपनी किसी पेपर पे लिख लीजिए। हिंदी में तो लिख सकते हैं, मदर टंग है, सब लोग लिख सकते हैं। फिर उनको ट्रांसलेट कर लीजिए, किसमें, इंग्लिश में। जरा करके देखिएगा, मजा आएगा। हो सकता है कुछ लोगों को प्रॉब्लम भी इसमें महसूस हो, लेकिन ये करना ही है। ये क्या एक्सप्लेन करेगा कि जो थॉट्स हमारे दिमाग में हैं, जो चीजें हमें पता है, उन चीजों को हम कॉपी में या पेपर में कैसे लिखेंगे। ठीक, वैसे इसके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही ऐसे राइटिंग होता है। ठीक, ऐसे राइटिंग का मतलब क्या, आप छोटे होंगे तो आपने ऐसे काऊ के ऊपर लिखा होगा, लिखा था नहीं लिखा था, बोलो, नहीं लिखा था काऊ के ऊपर, अच्छा डॉग के ऊपर लिखा था, चल दीपावली के ऊपर लिखा था, होली के ऊपर लिखा था, अरे कोई तो ऐसे लिखा था। शायद आप लोगों को ये उस समय नहीं पता था कि ऐसे का मतलब क्या है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है। देखिए, फिजिक्स पढ़ना अपनी जगह पे है, पढ़ाना अपनी जगह पे है। बेसिकली हमें कैसे पढ़ना है ये पहले हमें आना चाहिए। ये 1-2 क्लास में हमारा
डन हो जाता है तो हम फिजिक्स को प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। ऐसे का मतलब कभी आप लोगों ने सोचा? जो मैंने आपको भी बताया है कि आपने 1 घंटे की इवेंट्स को लिया और उन इवेंट्स को आप कॉपी पे लिखा, ये मतलब होता है किसका? ऐसे। आपको दीपावली का ऐसे दे दिया, इसका मतलब आपने कहीं दीपावली मनाई थी? सिलेबस में भी अगर आप देखेंगे तो दीपावली के जस्ट आफ्टर दीपावली का ऐसे दिया जाता था। देखें, शुरुआत में किसी ने नहीं दिया होगा। ऐसे ही आपको अगर काऊ का ऐसे दिया छोटी क्लास में, इसका मतलब गाय आपने देखी, उसमें क्या क्या है? 4 टांगे हैं, 2 सींग है, एक पूंछ है, सफेद है या काली है, बताओ उसकी आंखें छोटी हैं या बड़ी है, सांस कैसे लेती है, पानी कैसे पीती है, खाने में क्या खाती है, दूध हमको अच्छा वाला देती है। ये सब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, जो हमने उसके सामने जाकर के देखी, उसको हमने क्या किया? एक तरीके से अपनी कॉपी में लिखा, ये था ऐसे। अब उसका उल्टा क्या होने लगा कि गाय को शायद आज तक नहीं देखी हमने, ठीक है, और ऐसे हमने बुक में से रख लिया। कुछ बच्चों के साथ ऐसा हुआ या नहीं बताइए? छोटी क्लास में थे तो काऊ की ऐसे कितने बच्चों ने रटी थी? आप लोगों ने? किसी ने रटी थी? तो गाय देख के लिखा था? नहीं, कहीं ना कहीं गाय लिख के नहीं। खैर वो छोड़िए, मतलब हम शॉर्ट कमिंग्स और उस पर नहीं जा रहे हैं, हम इस बात पे जा रहे हैं कि एक्चुअल में उसका मीनिंग क्या था, उसकी जरूरत क्या थी। तो दैट वाज द वे ऑफ एक्सप्रेशन कि हमने जो भी उसमें से ऑब्जर्व किया वो हमने कॉपी में कैसे लिखा। तो अगर वहां कहीं कोई प्रॉब्लम है, ऐसे ही दीपावली, जनरली हम लोग सब लोग हिंदू हैं और दीपावली का त्योहार मनाते हैं, उसमें क्या क्या करते हैं? नए कपड़े पहनते हैं या पटाखे चलाते हैं या घर में खीर पूड़ी बनती है, मेहमान आते हैं, उनको कुछ गिफ्ट देते हैं, ये सब होता है ना। तो यही सब तो उस ऐसे में लिखना था। लेकिन उसके लिए क्या हुआ? आप लोगों को गाइड मिलने लगी। उस गाइड में दीपावली का ऐसे होता था, कौन कौन से सब हेडिंग्स के अंदर क्या क्या लिखना है, 3 बार आपने पढ़ा, उसमें से कुछ चीज रोड मेमोरी में डाली, कुछ अपनी तरफ से जोड़ा, लिख दिया ऐसे। तो एग्जैक्टली दैट प्रैक्टिस वाज रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। लेकिन वहां न तो उतने ज्यादा पढ़े लिखे टीचर्स थे, या ऐसे मान लीजिए कि उतना सब कुछ बताने के लिए उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती, शायद किसी ने इस चीज को आपको नहीं बताया और आप ऐसे अपने तरीके से लिखते रहे। लेकिन ऐसे का मतलब यही है। ठीक, अब दिल्ली में रहने वाला कोई भी स्टूडेंट जो सिर्फ और सिर्फ दीपावली देखता है, उससे कहा जाए कि भैया ईद के ऊपर ऐसे लिख दे, तो क्या करेगा? चलो ईद भी आप लोगों ने देखी है, पोंगल का त्योहार किसी ने आप लोगों ने मनाया है या किसी को मनाते हुए देखा है? अगर आपको ऐसे मिल जाए आइडिया किसका? पोंगल का, तो आप क्या करेंगे बताएं? हाँ बिल्कुल सही, गाइड। यानी हम उसमें से ये समझने की कोशिश नहीं करेंगे कि पोंगल क्या है, हम पोंगल को रटने की कोशिश करेंगे, रोड मेमोरी में लाने की कोशिश करेंगे और फिर उसका ऐसे लिखेंगे। और जब कुछ याद नहीं आएगा तो बीच बीच में दीपावली की बातें लिख देंगे या ईद की बातें लिख देंगे। पेज तो भरने है ना, ये फिलॉसफी भी तो कहीं ना कहीं आपने पढ़ी होगी, किसी ने तो बताया होगा, ऐसा है या नहीं है? तो बस बेटा ये छोटे छोटे से चेंजेस हमें करने हैं। किसके लिए? फिजिक्स के लिए, कि जब तक कोई बात समझ में ना आए, पोंगल अगर समझ में नहीं आया तो हमें पोंगल का ऐसे नहीं लिखना। फिजिक्स में अगर हमें कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो तुरंत रोक लेना मुझे, ठीक है? जब तक वो क्लियर ना हो जाए तब तक आगे मत बढ़ना, मत खुद बढ़ना, मत मेरे को बढ़ने देना। टाइम की बिल्कुल कोई बाउंडेशन नहीं है, कमिटमेंट मेरी 1 आवर की है, 3 डेज इन अ वीक की है, लेकिन जितनी जरूरत होगी आई विल प्रोवाइड यू टाइम। चाहे मुझे कंटिन्यूअस क्लासेस लेनी पड़े, संडे में एडिशनल बनाना पड़े, 1 घंटे की जगह पे 1.5 घंटे की क्लास देनी पड़े, ये मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन आपकी जिम्मेदारी क्या है? पहली जिम्मेदारी हेजिटेशन फ्री, बिल्कुल हेजिटेशन नहीं रखना आपको, जो भी बात समझ में नहीं आई तुरंत पूछना है। दूसरी जिम्मेदारी, बिना समझे आगे नहीं बढ़ना, ठीक है? और तीसरी मैं आपको बता रहा हूं कि समझने के बाद उसको कैसे हमें कॉपी में लिखना है, ये बात हमें थोड़ी सी सीखनी है। तो इससे क्या होगा, जो रोड मेमोरी का कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में कहीं अगर था, मैं कहता हूं अगर था, मैं ये नहीं कह रहा था, अगर था
तो वो हमारा किस पे आ जाएगा, अंडरस्टैंडिंग पे आ जाएगा। फिर हम खूब सारी भी किताबें पढ़ लेंगे, क्योंकि जैसे जैसे आप बड़ी क्लासों में जाएंगे सिलेबस बढ़ता चला जाएगा, कम तो होना नहीं है। और ये ऐसा सभी हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 6 टाइम्स सिलेबस है, तो रोड मरने से काम नहीं चलता हमारा। हमें चीजों को समझना है, फिर उसके बाद में लैंग्वेज में लिखना है। उसमें हेल्प क्या कर रहा है, एक तो इंग्लिश की वोकैबुलरी हेल्प कर रही है, एक मैथमेटिक्स कर रहा है। तो मैथमेटिक्स की जो छोटी छोटी चीजें हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इंग्लिश वोकैबुलरी के लिए हम कुछ खास नहीं कर पाएंगे, बस इतनी सी बात होगी, कोई भी नई चीज आएगी तो उसका मीनिंग आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताएंगे, यानी लैंग्वेज जो हमारी होगी वो बिल्कुल मिक्स होगी। जिससे कि आपको जैसे फोर्स है, तो फोर्स का हम हिंदी भी बताएंगे, इंग्लिश भी बताएंगे, और उसका फिजिकल एस्पेक्ट क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ये भी बताएंगे। कहने का मतलब हम ये कोशिश करेंगे कि फोर्स क्या है आपको बिल्कुल दिमाग में भर जाए। अब उसको डिफाइन करना है तो वो आप अपनी लैंग्वेज में करेंगे। जहां तक डेफिनेशंस की बात है, कई बार पब्लिक स्कूल्स में थोड़ी गड़बड़ भी होती है, जिनको आप लोग देखते हैं। क्या होता है कि बुकिश लैंग्वेज चाहिए होती है। अगर आपने बुक वाली लैंग्वेज नहीं लिखी तो टीचर ने उस पर क्वेश्चन मार्क लगाया और मार्क्स काट दिए। एग्जैक्टली वो रॉन्ग प्रैक्टिस है किसी टीचर की। 3 चीजें होती हैं, पहला एक डेफिनेशन, दूसरा स्टेटमेंट, और तीसरा हाइपोथेसिस। इन तीनों में अंतर हम लोग महसूस करें, तीनों ही चीजें फिजिक्स में हमें करनी है। डेफिनेशन, जितने भी फैक्ट हैं वो फैक्ट सारे आ जाने चाहिए, कोई आगे आता है पीछे आता है कैसे आता है कोई फर्क नहीं पड़ता, डेफिनेशन कंप्लीट। स्टेटमेंट, पर्टिकुलर किसी साइंटिस्ट ने कोई स्टेटमेंट दिया किसी चीज को लेके, जैसे केल्विन का स्टेटमेंट है, क्लासियस का स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट इन्वर्टेड कॉमा में एज इट इज होना चाहिए, उसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते। वो हो सकता है रोड मेमोरी में डालना पड़ेगा, पहले हम उसे समझेंगे, फिर उसकी सीक्वेंसिंग देखेंगे और स्टेटमेंट एज इट इज लिखना है। डेफिनेशन रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, डेफिनेशन आपको समझनी है, सारे फैक्ट्स उसके अंदर इंक्लूड होने चाहिए, और आप डेफिनेशन अपनी लैंग्वेज में लिख देंगे। तीसरा क्या था, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस में कहीं ना कहीं स्टेटमेंट से हम थोड़ा सा लिबरल हो सकते हैं। स्टेटमेंट एज सच लिखना होता है, जबकि हाइपोथेसिस एज सच लिखने की जरूरत नहीं होती। उसमें अपनी तरफ से थोड़ा बहुत कुछ एडिशन डिलीशन हम लोग कर सकते हैं, लेकिन फैक्ट हमारा कोई नहीं छूटना चाहिए, सारे के सारे फैक्ट्स एज इट इज होने चाहिए। दिस इज अ कांसेप्ट रिगार्डिंग टू स्टेटमेंट्स एज वेल एज हाइपोथेसिस। ठीक है, तो अब जब कॉपी की बात आएगी, क्योंकि निश्चित सी बात है हम जो यहाँ भी पढ़ रहे हैं समझ रहे हैं, उसका अल्टीमेट क्या है भाई? अल्टीमेट तो यही है ना कि जब एग्जाम होगा तो उस कॉपी में हम लिखेंगे और उस कॉपी को हमारी एग्जाम में पढ़ेंगे और उससे मार्क्स मिलेंगे, फिर हम खुश होंगे, ऊपर पढ़ेंगे। यही तो अल्टीमेट है, बोलो। तो वो अल्टीमेट तो तभी अचीव होगा ना जब हमें ये पता हो कि कौन सी चीज कैसे गलत है, कौन सी सही है। आप लोग इस चीज को थोड़ा सा महसूस करें, आप लोग 10th तक यानी 10 साल की स्कूलिंग कम से कम करके आ रहे हैं, नर्सरी केजी भी पढ़ा होगा 12 साल की। क्या ये सारी चीजें आपको कभी पता लगी कि भाई ऐसे का मतलब क्या है, ऐसे क्यों लिखा जाता है? या कभी ये पता लगा कि भाई डेफिनेशन हमें कैसे लिखनी चाहिए, स्टेटमेंट और डेफिनेशन में फर्क क्या है? पता लगा, बहुत अच्छी बात है, नहीं लगा तो आज पता लग गया। आगे इन बातों का हम लोग ध्यान रखेंगे। Then after we are moving towards in this introductory chapter we will learn some fundamental mathematics। सबसे पहले आता है हमारा अलजेब्रा। अलजेब्रा में हम लोग बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे बाई फैक्टराइजेशन, मिडिल टर्म स्प्लिट, कॉमन लेना, ये सब हम लोग पढ़ के आए हैं ना। अब होगा क्या, जब हम फिजिक्स की बात करेंगे तो उसमें बहुत सारी जगह पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। जस्ट लाइक अभी हम लोगों ने एक छोटा सा फॉर्मूला लिखा था, ये क्या लिखा था, फोर्स F इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 ओवर x स्क्वायर। क्या है ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? जल्दी बोलो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पॉलिनोमियल है ना, इससे सी बात है। अब अगर मुझे कहीं सॉल्यूशन करना है तो मुझे क्वाड्रेटिक सॉल्यूशन आना चाहिए। ये एक अलग बात है कि जो बहुत लंबे लंबे क्वाड्रेटिक सॉल्यूशंस आप लोगों ने किए हैं 10th में, बड़ी मेहनत करके आए हैं, उतने लंबे क्वाड्रेटिक सॉल्यूशंस की जरूरत यहाँ नहीं पड़ेगी, छोटे छोटे की जरूरत पड़ेगी। बस बात कितनी सी है कि जो प्रोसीजर्स हम लोगों ने पढ़े थे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना या ये, वो हमें भूलने नहीं है, उनको हमें रिकॉल करके रखना है। लॉजिक सिर्फ इतनी सी बात है। और लास्ट तो श्रीधराचार्य जी हैं ही,
जिसको हम लोग डिटरमिनेंट मेथड के नाम से जानते हैं, और ये हमारे पास रूट्स की बात होती है तो x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। नया तो कुछ है नहीं। इवन आपको यहाँ से ये भी पता लग जाता है कि ये वैल्यू जो हमारी है डिटरमिनेंट वाली, ये हमारी 0 है तो क्या होने वाला है, पॉजिटिव है तो क्या होने वाला है, और नेगेटिव है तो क्या होने वाला है। पता लगा कि हमने फिजिक्स का कोई क्वेश्चन लिया, उसके सॉल्यूशन में हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये वाला पार्ट हमारा नेगेटिव आ रहा है और फिर भी उसकी कैलकुलेशन किए जा रहा है। ये क्या फायदा? तो हमें कहीं ना कहीं अपने ब्रेन का यूज करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चेक लगाना है पहले कि कभी ऐसा तो नहीं है ये पार्ट हमारा नेगेटिव हो। नेगेटिव है तो आगे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिजिक्स में इमेजिनरी कुछ होता ही नहीं, और रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा है तो वो इमेजिनरी है, और फिजिक्स में इमेजिनरी कुछ नहीं है। फिजिक्स तो क्या है? नेचर है। नेचर में जो भी कुछ हो रहा है उसकी स्टडी है, जो भी कुछ होगा वो रियल होगा। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। केमिस्ट्री की तरह से नहीं है कि आपने जो NaCl के अंदर ये मिलाया तो उसमें ये बॉन्ड टूट गया, ये हो गया, कुछ दिखाई तो देता नहीं। बताओ, जहां ज्यादा कलर की अपीयरेंस होती है स्मेल होता है। इससे अलावा जब भी बॉन्ड फॉर्मेशंस की बात होती है या किसी भी केमिकल इक्वेशन की बात होती है, आपको कुछ दिखाई देता है क्या? नहीं ना। यहां अगर हम फिजिक्स में एक भी कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, फोर्स का ले रहे हैं, टॉर्क का ले रहे हैं, प्रेशर का ले रहे हैं, सब दिखता है। इवन दैट हम एक्सपीरियंस करते हैं। किसी को इंपल्स बताना है, कस के एक चांटा लगा दो, आगे इंपल्स। इंपल्स क्या होता है समझ में आ जाएगा 2 मिनट में। चांटे का मतलब समझते हैं? फोर्स फॉर स्मॉल ड्यूरेशन। नहीं समझे? इसी को कहते हैं इंपल्स। फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, पढ़ेंगे हम लोग 3rd यूनिट में। ठीक, तो रियल है या नहीं है? रियल है ना। तो यहां बेटा कुछ भी हाइपोथेटिकल नहीं है, इसलिए ये सब्जेक्ट अपने आप में बहुत अच्छा है, आसानी समझ में आने वाला है। बस इसके लिए एक खास बात ध्यान रखनी है कि ईच एंड एवरी क्लास इज इंपॉर्टेंट। क्लास स्किपिंग अगर कहीं हो गई तो फिजिक्स गई हाथ से। क्लास किसी भी हाल में स्किप नहीं होनी चाहिए, उसके लिए प्रोविजंस हमने आपके लिए डाले हुए हैं। पहली बात तो स्किप नहीं होनी चाहिए। अगर हो भी गई किसी कारण से तो आओ रिकॉर्डेड क्लास देखो अगली क्लास से पहले। जैसे आज के बाद आपकी अगली क्लास कब है? परसों। तो आज मान लीजिए कोई बच्चा नहीं आ पाया तो उसको परसों की क्लास से पहले रिकॉर्डेड क्लास देख लेनी चाहिए। समझ रहे हैं? तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक, ऐसे ही एग्जामिनेशन की ड्यूरेशन अभी अवेयर कर देता हूं। एग्जामिनेशन की ड्यूरेशन में क्या होता है? केमिस्ट्री का पेपर है, फिजिक्स की क्लास छोड़ दी? नहीं, वैसा आपको नहीं करना। हम करेंगे उस काम को। क्या करेंगे कि हम नए कॉन्सेप्ट्स को आगे बढ़ाने की स्पीड कम कर देंगे, पीछे के कॉन्सेप्ट्स की रिपीटेशन बढ़ा देंगे, तो आपको घर जाकर के जो पढ़ना है या रिवाइज करना है वो अपने आप से कम हो जाएगा। तो आप केमिस्ट्री की तैयारी ज्यादा कर लेंगे। समझ रहे हैं? लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि भाई कल को अगर केमिस्ट्री का पेपर है तो हम फिजिक्स की क्लासेस कर लेंगे। ओके, चलिए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन में क्लियर हो गया। हमें कहीं ना कहीं ये बात देखनी है कि अगर ये हमारा नेगेटिव आ रहा है तो फिजिक्स में आगे सॉल्यूशन है ही नहीं, इसलिए हमें आगे बढ़ाना ही नहीं है। देन आफ्टर वी आर मूविंग टुवर्ड्स, अब इसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि भाई b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x है, b स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ x के होल स्क्वायर की बात करते हैं हम लोग। a क्या है? x स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो ये बात बताने की नहीं है, सारी की सारी चीजें आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस यहाँ से रिवाइज कर लेंगे। इसके बाद में दोनों रूट्स की बात करते हैं हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो क्या होता है? माइनस का b ओवर a, और ये क्या होता है? c ओवर a अल्फा इंटू बीटा। और जनरल इक्वेशन क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अगर आगे पीछे लिखा हुआ है तब भी आप इसको इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे। अगर नेगेटिव कहीं आता है तो वो कोफिशिएंट का नेगेटिव है, x का नेगेटिव नहीं है, किसका? कोफिशिएंट का नेगेटिव है। देन यू हैव टू अप्लाई। ठीक है, एक यहाँ इससे लगा हुआ आइडेंटिटी हम लोगों को बहुत यूज होती है, और वो आइडेंटिटी क्या है? x प्लस b का होल स्क्वायर प्लस x माइनस b का या x माइनस y का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? कौन बताएगा? x स्क्वायर माइनस। ठीक है, अगर हम इसको माइनस करते हैं बीच में तो क्या होगा? सोचो, अच्छा करके देखो जल्दी से, मूव फास्ट करके देखो। x प्लस b का होल स्क्वायर माइनस x माइनस b का होल स्क्वायर क्या होगा?
आप लोग एक काम कीजिए और मैं तब तक अटेंडेंस ले लेता हूँ। उत्कर्ष गोयल, ऋतिक गोयल, भवेश अग्रवाल, मान्या सिंह, ईशा गुप्ता, कुणाल, शिवानी सागर, आयुषी शर्मा, ऋषिका, चारू गौर, आस्था जैन, अनुराग सिंह, निपुण शर्मा, हार्दिक, नक्षत्र शर्मा, एनीबॉडी एल्स? इनके अलावा कोई और बच्चा तो नहीं है? अभी किसी एक बच्चे का यहाँ फोटो रखा हुआ था, बेटा आपका रखा हुआ था ना, तो अभी लेके उसको लगा के जाएंगे और बाकी लोग अपने अपने फोटो ला करके इस पे लगा दीजिए। हो गया भाई? क्या आया बेटा? तो अपने आप में बहुत यूज होता है अलजेब्रा की आइडेंटिटी, आप लोग खूब इसको पढ़ के आए हैं। देन आफ्टर बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम जो है वो नया कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। यहां तक तो वो चीजें थी जो आप पढ़ चुके थे पहले ही। बाइनोमियल क्या है इसको समझते हैं। जैसा आपने कहा था बाई का मतलब दो, नोमियल का मतलब टर्म्स, तो दो टर्म से रिलेटेड हम कुछ पढ़ने जा रहे हैं, उसको कहते हैं बाइनोमियल। थ्योरम है अपने आप में क्या है समझिए। मान लीजिए मैं यहां पे कहता हूं 1 प्लस माइनस एक्स, चलो एक बार में प्लस ही ले लेते हैं, टू दी पावर n, यहां पे n कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए 236 है, ठीक है। अब अगर इसको सॉल्व करने के लिए आपको दिया जाए तो क्या आप नॉर्मली कर पाएंगे? स्क्वायर तक तो आप कर लेते हैं, क्यूब तक भी कर लेते हैं, पावर अगर 4 है तो दो बार में कर लेते हैं, एक बार स्क्वायर कर लिया फिर उसको स्क्वायर कर दिया। लेकिन अगर ये पावर इतनी लंबी होती है तो क्या करेंगे? इसका जो फाइनल एक्सपेंशन है वो आप मैथ में पढ़ेंगे, उसकी हमें जरूरत भी नहीं है। या एक स्पेशल केस हम लोगों को डिस्कस करना है। वो स्पेशल क्या है, केस क्या है? 1 इज ग्रेटर देन x, एक बार ग्रेटर, दो बार ग्रेटर, तीन बार ग्रेटर या चार बार ग्रेटर, कब लगाते हैं? कभी सोचा? देखो जब तक 10 टाइम्स ग्रेटर है, एक क्वांटिटी 2 ले ली, दूसरी 20 ले ली, 10 टाइम्स ग्रेटर है ना, तो एक साइन। 100 टाइम्स ग्रेटर है, दो साइन। 1000 टाइम्स ग्रेटर है या मोर देन, अब ये मत कहना कि साहब 10 टू पावर 6 टाइम्स ग्रेटर है तो हम इसमें निशान लगाते चले जाएंगे, जा सकता 3, ठीक है। यानी 100 टाइम्स से भी ज्यादा अगर कोई क्वांटिटी ग्रेटर है देन वी हैव टू यूज 3 साइन, और ऑलमोस्ट 100 टाइम्स तक अगर ग्रेटर है देन वी हैव टू यूज 2 साइन, और 10 टाइम्स तक का जब तक अगर कोई कॉन्सेप्ट है तो क्लियर। अभी बुक्स में तो हर जगह लिखा मिलता है, लेकिन ऐसा लिखा कहीं भी नहीं मिलता कि 2 कब लगाने, 1 कब लगाना, 3 कब लगाने, ठीक। अपनी मर्जी से ऐसा भी नहीं है कि हम साइन लगाते चले जा रहे हैं। खैर, तो यहां हमने ये लिया कि अगर 1 जो है वो x से क्या है, बड़ा है, एक और लगा देते हैं और बड़ा है, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा 1 प्लस nx। कुछ नहीं करना जी, लिमिटेड फॉर्म में। बाकी वेरिएबल एक्सपेंशन देखेंगे तो ये इनफाइनाइट टर्म्स तक का मिलता है, तो उसकी हमें यहां जरूरत नहीं है, ठीक है। बिल्कुल इस तरह से अगर मान लीजिए मैं कहता हूं 1 माइनस n, तो सिंपली यू हैव टू गो फॉर nx, यानी जो भी पावर है वो विद साइन यहां आने वाली है। कब? अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो इसे कहते हैं हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन। शायद इसकी जरूरत हम लोगों को सबसे पहले पड़ेगी ग्रेविटेशन में। हाँ बेटा बोलिए। सर मिनिमम कितना होना चाहिए 1 को x से ग्रेटर? x से मिनिमम कितना होना चाहिए? अप्रोक्सीमेटली 100 टाइम्स। सो अप टू 2 साइन, आई मीन मिनिमम 2 साइंस, ठीक है ना। वैसे जनरली जो फिजिक्स की क्वांटिटी आती है जिनमें हम लोग इसको यूज करते हैं वो 1000 टाइम्स तक आती हैं या उससे और ज्यादा आती हैं।
तब हम लोग उसको यूज करते हैं, लेकिन 100 टाइम्स तक का कॉन्सेप्ट कम से कम होना चाहिए, तभी आप लोग इसको यूज करेंगे। ओके, मान लीजिए यही मैं कॉन्सेप्ट देता हूं 1 माइनस एक्स टू दी पावर माइनस एन, तो नो डाउट इसको सॉल्व करना और मुश्किल हो जाता है, माइनस की पावर्स को देना। तो इसका भी बाइनोमियल एक्सपेंशन बड़ा आसान सा है, 1 माइनस माइनस एन एक्स दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस एन एक्स। No doubt? There is a concept regarding to binomial expansion. Okay? या binomial theorem. कब लगेगा? हमें जरूरत जो पढ़ने वाली है वो सिर्फ इतनी पढ़ने वाली है, बाकी मैंने इसमें binomial equation आपको theorem जो पूरी दे रखी है, इसकी जरूरत यहाँ नहीं है, मैथमेटिक्स में जब आएगा पढ़ लेना। ये चारों के चारों रिजल्ट्स जो है वो हम लोगों ने पेज नंबर 3 पे सबसे ऊपर दे रखे हैं। मॉड्यूलस ऑफ x इज 2 बार साइन लगा रखा है, 2 बार साइन का मतलब समझ आ गया होगा। देन आफ्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, आई होप सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसको आप लोग एपी कहते हैं वो आप लोग पढ़ के आए हैं, 10th में पढ़ा है ना। 2 ही फॉर्मूले हैं, एक nth टर्म का और एक n टर्म के सम का। ठीक, अब ये मत कहना सर पहली यूनिट में या दूसरी यूनिट में या तीसरी यूनिट में हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ी। ये जो भी कुछ हम लोग पढ़ रहे हैं वो पूरे 2 साल के लिए पढ़ रहे हैं। हमें कब जरूरत पड़ेगी एपी की ये हम नहीं कह सकते, मुझे तो पता है, लेकिन अब एक एक चीज मैं ये नहीं बताऊंगा कि चौथी यूनिट में जरूरत पड़ेगी या 5वीं में पड़ेगी, लेकिन पूरे 2 साल हमें ये जरूरत पड़ने वाली है। कब जो किस चीज की जरूरत पड़ेगी हमें नहीं पता, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तो पढ़नी है। एपी आप लोग पढ़ के आए हैं, 2 ही फॉर्मूले हैं कुल मिला करके, वो दोनों फॉर्मूले इसमें दिए हुए हैं, एक्सप्लेनेशन की आई होप सो जरूरत नहीं है। अगर किसी को जरूरत है तो बताइए, मैं एक्सप्लेन करूं, जरूरत है नहीं है, चलिए। देन आफ्टर जीपी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, इसको हम लोग एक्सप्लेन कर देते हैं। मैथमेटिक्स के आपके सिलेबस में 11th या 12th में आपको पूरा पढ़ना है, पूरा 2-3 चैप्टर है। तो जीपी क्या है, एग्जांपल दे रखा है 4, 8, 16, 32 एंड व्हाटएवर सो। बात समझ में आ रही होगी। सिंपली यहाँ पे 2 से मल्टीप्लिकेशन है हर जगह पे, 2 से मल्टीप्लिकेशन है तो हमें अगला टर्म मिल रहा है, इसको कहते हैं हम लोग जीपी। ठीक, जीपी के लिए अगर हम लोग बात करना चाहें तो जनरल इक्वेशन हमारी बनती है ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब एंड व्हाटएवर। ठीक है, यहां अगर हम सम ऑफ n टर्म्स की बात करते हैं तो 2 फॉर्मूले मिलते हैं, Sn equals to a 1 minus r to power n over 1 minus r। कब लगेगा, जब हमारा r छोटा हो किससे, 1 से, बहुत छोटा नहीं, छोटा हो। r छोटा है 1 से, इसका मतलब क्या है, जो सक्सेसिव टर्म्स हैं वो छोटे होते जाएंगे। इसमें तो बढ़ रहा है, तो जिस समय बढ़ता है उस समय ये फॉर्मूला नहीं लगाना, जिस समय कम हो रहे होते हैं टर्म्स तब हमें ये फॉर्मूला लगाना है। जब बढ़ रहा है तब हमें क्या लगाना है, इसका उल्टा करना है। ये है a r to power n minus 1 over r minus 1 whenever r is greater than 1। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, अब देखो यहाँ एक बार साइन लगाया है ना, तो 10 गुने से ज्यादा का कॉन्सेप्ट नहीं है, यानी ये जो आपका मिल रहा है 2 से मल्टीप्लिकेशन, 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से 9 से 10 टाइम्स तक अगर होता है, 10 टाइम्स में हमारा 90 टाइम भी आता है, 2 डिजिट तो है भाई, 10 भी 2 डिजिट है और 90 में भी 2 डिजिट है, इवन दैट 99 तक आएगा, 2 डिजिट है। टाइम्स की बात हम लोग कर, जब ये 100 या 101 होगा तो फिर हमारी बात आगे चलेगी, तो उतना हमें जीपी में मिलता नहीं है। गॉट इट? तो Sn मिल गया आपको, सम ऑफ n टर्म्स। अगर हम बात करना चाहें इनफाइनाइट टर्म्स की, तो इनफाइनाइट टर्म्स के लिए फॉर्मूला हमारा और भी लिमिटेड हो जाता है, और ये फॉर्मूला हमारा हो जाता है क्या, a अपॉन 1 माइनस r, और यहां नीचे हमारा हो जाएगा a अपॉन r माइनस 1। ये हो गया इंफिनिटी टर्म्स के लिए। किसके लिए, जीपी के लिए। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि जीपी होती क्या है और उसका सम हम किस फॉर्मूले से निकालते हैं। 2 कंडीशन है, जब हमारा r ग्रेटर देन 1 है और लेस देन 1 है। ठीक है, अभी से क्या करेंगे, इनको रोज एक बार रिवाइज करना शुरू कर देंगे, तो मैथमेटिक्स में बहुत बड़ी हेल्प होने वाली है आपकी, और फिजिक्स में तो काम आनी है। इसके बाद में सम कॉमन फार्मूला ऑफ अलजेब्रा।
ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है, सब लोग जानते हैं ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की। अब इनका यूज क्या है देखिए, बहुत मजेदार सा। हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। नॉर्मली इसका यूज क्या है, मान लीजिए मेरे पास में क्या है 326 है, अब इसका स्क्वायर निकाल, आपका निकालने का तरीका और कोई हो सकता है, एक बार 326 लिखा, दूसरी बार 326 लिखा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर दे दिया। लेकिन हम इससे भी निकाल सकते हैं, कैसे? 300 प्लस 20 प्लस 6 होल स्क्वायर। जो आइडेंटिटी आपको याद है, क्या याद है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc 2 प्लस 2ca, वो आप आइडेंटिटी डालो, आपको 326 का स्क्वायर मिल जाएगा। हो सकता है 326 का आसान लग रहा हो, ठीक है। अब अगर यही 900 के टर्म्स में जाता है, तो बेसिकली ये जो पढ़ा अलजेब्रा था, इसका यूज जो हम लोग कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं फिजिक्स में आने वाला है। अगर कोई क्वांटिटी ऐसी मिलती है जिसमें स्क्वायर करना है या क्यूब करना है, तो वी हैव टू यूज दीज अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, करेक्ट। बाकी समर कैंप हम लोग यहाँ रखते हैं, चलाते हैं, उसमें तो फास्ट कैलकुलेशन ट्रिक्स कुछ कराते हैं, ठीक है ना। कुछ क्या, बहुत सारी हैं, लगभग 150 के करीब फास्ट कैलकुलेशंस की ट्रिक्स हैं। तो सब लोगों को वैसे तो 8th 9th तक कर लेनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं कर पाए, अगर आप चाहते हैं तो आप देख लेंगे, वो समर वेकेशंस की बात है। क्योंकि जब तक मैथमेटिकल कैलकुलेशन हमारी फास्ट नहीं होगी, तब तक फिजिक्स पे कमांड थोड़ा देर से आता है। चलिए, कुछ आइडेंटिटीज और है एक्सप्लेन करने जो होती है, बस मुझे यूज बताना था कि इन आइडेंटिटीज का यूज क्या है। ये क्यूब की हो तब भी यही यूज है हमारा, बेसिकली स्क्वायर की हो तभी भी यही यूज है। देन वी आर मूविंग टुवर्ड्स कंपेंडो एंड डिविडेंडो, ए वेरी पावरफुल टूल, वेरी पावरफुल टूल इक्वेशंस को सॉल्व करने का, बेसिकली लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का। बहुत जगह यूज होता है, 10th में सिलेबस में शायद अब नहीं है सीएनडी, कंपेंडो डिविडेंडो है 10th में पढ़ के आए हो आप लोग? नहीं पढ़ के आए, चलो कोई बात नहीं। ऑल्टरनेटो सब लोग पढ़ के आए हैं, लेकिन उसका नाम शायद ऑल्टरनेटो हम लोग नहीं जानते थे, अब जान जाएंगे। a अपॉन b इक्वल्स टू c अपॉन d, ठीक है। आप इसको लिखते हो a अपॉन c इक्वल्स टू b अपॉन d, लिखते हो ना? नहीं लिखते, सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन है, इसको यहां ले गए, इसको यहां ले गए, नहीं करते, यही है ऑल्टरनेटो, ठीक। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स का ऑल्टरनेटो, बिल्कुल इसी तरह से कंपेंडो एंड डिविडेंडो है, और दोनों को एक साथ लगा दो तो सीएनडी यानी कंपेंडो डिविडेंडो, दोनों को एक साथ लगा दो। क्या है कंपेंडो डिविडेंडो समझे? आप सिंपल सा क्या करते हैं, यहाँ पे +1 करते हैं और यहाँ पे भी +1 करते हैं, लड़ाई तो होगी नहीं। अरे भी दो भाई हैं, दोनों को आपने 1-1 रुपया दे दिया, तो लड़ाई थोड़ी ना होनी है। लड़ाई तो तब होती जब एक को 1 रुपया देते, दूसरे को 2 रुपए देते। यहाँ तो दोनों को बराबर बराबर दिया है ना आपने, कोई लड़ाई नहीं होनी। इसका मतलब हमारा जो मैथमेटिक्स है उसमें कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। अब इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी ओवर a इक्वल्स टू c प्लस d ओवर d। हाँ जी, नीचे b आएगा, वेरी गुड, गॉट इट। तो ये हमारा कहलाता है कंपेंडो, इससे ये रिजल्ट। कहने का मतलब ये चीज और दूसरी a अपॉन बी बराबर c अपॉन d, दोनों एक ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो वी राइट इट। इसी तरह से डिविडेंडो है, a अपॉन बी -1 इक्वल्स टू c अपॉन d -1। अगर हमने -1 किया है दोनों साइड तो इसे बोलेंगे डिविडेंडो। रिजल्ट क्या आएगा, सिंपल सा a माइनस बी ओवर बी इक्वल्स टू c माइनस डी ओवर। कहने का मतलब ये वाली चीज और ये वाली चीज, इनमें कोई अंतर नहीं है। अब दोनों आपने एक साथ अप्लाई कर दिए, दोनों अप्लाई एक साथ कर दिए, तो ये आपको रिजल्ट मिला a प्लस बी ओवर a माइनस बी इक्वल्स टू c प्लस d ओवर c माइनस। बहुत बढ़िया सा रिजल्ट है। अभी आपको लग रहा होगा इसका क्या यूज है, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का बहुत पावरफुल टूल है।
ठीक है। तो जिन लोगों ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए थोड़ा बहुत अब तक पढ़ा है, जैसे वो था ना आपका क्या जूनियर टैलेंट सर्च जीएसटीएस और एक एनटीएससी ओलंपियाड, या इनके लिए अगर आप लोगों ने कभी थोड़ा बहुत भी कोशिश की है तो ये चीज पढ़ ली होंगी, और नहीं कोशिश की है तो फिर तो नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, अब पढ़ लेना, जब जग जाए तब सवेरा, क्या फर्क पड़ता है, जगना तो पड़ेगा, है ना। चलिए सीएनडी हो गया। इसके बाद हम लोग ट्रिगो की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ट्रिगो की। ट्रिगो में सबसे पहला कॉन्सेप्ट है एंगल मेजरमेंट को लेकर के। आप जब भी एंगल मेजरमेंट करेंगे ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, क्लॉकवाइज एंगल मेजरमेंट नहीं होती, सब लोग जानते हैं, लेकिन इसको फॉर्मुलेट आज तक किसी ने नहीं किया। कब से जानते हैं? अगर ये कॉन्सेप्ट ना होता तो हम बार बार गलती कर रहे होते, हो सकता है कुछ लोग कर भी रहे हो। ये क्या है? क्या है? तो इसमें डरने वाली क्या बात है? जोर से बोलो। डी है नॉर्मली प्रोटेक्टर, जिससे क्या इस प्रोटेक्टर में आप लोगों को याद है यहाँ पे 90 होता था, यहाँ पे भी 90 होता था, यहाँ 180 होता था, यहाँ 0 होता था, और यहाँ 0 होता था, यहाँ 180 होता था, या होता है, अभी भी है आपके पास प्रोटेक्टर, ऐसा है या नहीं? आपसे किसी ने कहा 30 डिग्री का एंगल बना दे भाई, तो बचपन में हो सकता है किसी बच्चे ने गलती की हो, 30 डिग्री का एंगल ये बनाया हो, क्या ये 30 डिग्री का एंगल है? नहीं। और ये गलती तो होगी। क्यों होगी गलती? क्योंकि यहां भी नीचे हमारा 30-40 मिल रहा है, 90 का बनाना है कभी गलती नहीं होगी, 45 बनाना है कभी गलती नहीं होगी, जनरली हो गई 135 हो गई, यहाँ 135 है और यहाँ 45 है। अब एक बच्चा तो 45 एंगल ये बनाता है और एक बच्चा 45 एंगल ये बनाता है। समझ आ गई बात? अगर ये बात हमें उस समय पता होती कि एंगल की मेजरमेंट ऑलवेज हम लोग कैसे करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, तो शायद हम ये गलती नहीं करते। क्या अब नहीं करेंगे अगर होती है तो। एंगल मेजरमेंट तो फिर आपसे नहीं कराया जाएगा, लेकिन जब वेक्टर्स हम लोग पढ़ेंगे तो एंगल रीड करने की बात होगी तो उसमें ऑलवेज हम लोगों को एंटी क्लॉकवाइज जाना होगा। ये मैथमेटिक्स से भी फिजिक्स को नहीं किए, ध्यान रखना, ठीक है ना। एंगल मेजरमेंट की बात में फिर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है हमारा एंगल। एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और ये क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? अगर मैंने इसको लिखा डी थीटा, तो थीटा और डी थीटा में अंतर पता है आपको? एक्जेक्टली डी थीटा बोले तो डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ थीटा, इट मींस देयर इज ए स्मॉल चेंज इन थीटा। So whenever we want to represent a small change in theta, we should take here d theta. Again formula is same, arc upon radius. फॉर्मूला कोई अंतर नहीं है। एंगल मेजरमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो कोई मुझे यूनिट बताएगा एंगल मेजरमेंट किस में करते हैं? डिग्रीज में करते हैं, बिल्कुल सबने यही पढ़ा, तो सब यही बताएंगे। देखो जब यूनिट सिस्टम की बात करते हैं तो एक तो होती है हमारी कन्वेंशनल यूनिट्स, जिनको हम देसी बोलचाल में यूज करते हैं, ठीक है, और एक होती है हमारी इंटरनेशनल सिस्टम फॉर यूनिट्स, जिसे पूरा विश्व मानता है। इंटरनेशनल का मतलब समझते हैं, ठीक। तो हमें जब भी यूनिट की बात अब यहां से आगे करनी होगी, कल जब हम सिलेबस की बात कर रहे थे तो उसमें लिखा था ना कि वी मस्ट एम्फेसाइज ऐसा यूनिट सिस्टम, ठीक। तो भाई एंगल मेजरमेंट का जो यूनिट है वो होता है रेडियन। क्या होता है? डिग्री भैया नहीं होता। ये गलत बात है कि अब तक हम लोग डिग्री यूज करते चले आए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ये क्या होता है? रेडियन। कुछ और यूनिट्स होती हैं एंगल मेजरमेंट की, रेडियन और डिग्री के अलावा, बताएंगे? नहीं बताएंगे? बेटा स्टेरेडियन नहीं बेटा, वो सॉलिड एंगल की होती है,
ये अच्छी बात है कि आपने 11th की बुक से कहीं से पढ़ा है, बहुत अच्छी बात है। चल कोई बात, वो सॉलिड एंगल की होती है बेटा। सॉलिड एंगल क्या होता है वी विल एक्सप्लेन लेटर। इसके अलावा एंगल की यूनिट, सर आपका बड़े भाई यहाँ पढ़ के गए हैं क्या? आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, आपका चेहरा बिल्कुल मिलता है, आज से 6-7 साल पहले एक बच्चा पढ़ के गया था, उससे मिलता है। आप चाहेंगे तो उसकी फोटो भी दिखा दूंगा, फोटो तो लगवाता हूँ ना सर। आप सब लोगों को भी फोटो लेके आनी है, नेक्स्ट टाइम पे सब लोग फोटो ले आएंगे और इस वीक के अंदर सब लोगों की फीस सबमिट हो जाएगी। 2 बातें बिल्कुल क्लियर रहेगी, सैटरडे तक सब लोगों की फीस सबमिट हो जाएगी और सैटरडे तक की सब लोग अपना अपना फोटो ले आएंगे तो फोटो इस पर फिक्स कराएंगे। नहीं कोई बात नहीं। डिग्री के बाद में हमारा आता है सेकंड। सेकंड इज अगेन मेजरमेंट ऑफ एंगल। फिर आता है मिनट, अगेन मेजरमेंट ऑफ एंगल। रिलेशन बड़ी क्लियर सी है, 60 सेकेंड इक्वल्स टू 1 मिनट, सब लोग जानते हैं। और फिर उसके बाद 60 मिनट इक्वल्स टू 1 डिग्री, ठीक है। और 57.3 डिग्री इक्वल्स टू 1 रेडियन। एवरी डाउट? तो ये एंगल मेजरमेंट है। यहां ये जो 57.3 है कहां से आया है, ये बात मैं अभी आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहूंगा। देखो भाई, जितना आर्क है, मान लो 10 सेंटीमीटर का आर्क है और 10 सेंटीमीटर ही है मेरी रेडियस, ये भी 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर, तो यहां जो एंगल बनेगा ये होगा मेरा 1 रेडियन। और जब इस एंगल को मैं मेजर करूंगा डिग्री की फॉर्म में तो ये होगा 57.3। 57.3 है ही ना? हाँ ठीक है, ये है हमारा 1 रेडियन का कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट, अगर मैं पूरे एक सर्कल की बात करता हूं तो ये पूरा होता है 2 पाई रेडियन। थोड़ी सी गलती कर रहे हैं हम लोग, आर को कैपिटल बना रहे हैं भैया, आर कैपिटल नहीं बनेगा, स्मॉल होगा, क्योंकि रेडियन किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। ये बात तो पता है ना, किसी भी साइंटिस्ट के नाम के पीछे अगर कोई यूनिट है तो वो कैपिटल से शुरू होती है, और अगर ऐसे ही शुरू है तो कैपिटल नहीं लिखना होता। तो रेडियन जो है वो किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, तो स्मॉल आर से शुरू होगा ऑलवेज। 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन इक्वल्स टू 360 डिग्री। 360 डिग्री का मतलब एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन। पाई बोले तो सिंपल सा 22/7 या जो भी आप लेते हैं 3.141। अब अगर यहां से कैलकुलेट करेंगे तो आपको 1 रेडियन इक्वल्स टू यही मिलेगा 57.3। तो 1 रेडियन की डेफिनेशन मैंने आपको दोनों तरीके से बता दी। एक तो जितना आर्क है उतना ही अगर रेडियस हो तो सेंटर पे सबटेंड होने वाला एंगल 57.3 यानी कि 1 रेडियन होगा। नोट इट। दूसरा, अगर मैं कंप्लीट सर्कल की बात करता हूं तो वो 2 पाई रेडियन के बराबर होता है और पाई की वैल्यू 22/7 होती है। इस तरह से अगर मैं इंटरप्रेट करता हूं तो वही कांसेप्ट है। हैव अ डाउट? दैट इज द कांसेप्ट रिगार्डिंग टू एंगल मेजरमेंट। चीजें बहुत छोटी-छोटी हैं, मोस्टली चीजें आप लोग पढ़ के भी आए हैं, लेकिन इन सबको रिकॉल करना है, अपने पास रखना है, बहुत ही काम की चीजें हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं टी रेशियोज की। ये भी आप लोग पढ़ के आए हैं। क्या है साहब टी रेशियोज, जिसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज कहते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी टी रेशियोज को आप लोग लिखते हैं तो हमेशा ये स्मॉल में लिखे जाएंगे। 2 तरह से बच्चा लिखता है साइन, एक तो लिखता है साइन ऐसे और एक लिखता है साइन ऐसे। तो हमेशा ये वाला ही ठीक है, ये वाला कभी भी ठीक नहीं है। हो सकता है मैं भी गलती कर जाऊंगा अभी, लेकिन सही क्या है गलत क्या है ये बात हमें पता होनी चाहिए। वैसे करूंगा नहीं, कोशिश करूंगा कि सही करूं, है ना? ठीक। अगली बात ये है कि ये टी रेशियो अभी नहीं है जब तक इसके आगे मैं कोई एंगल का नाम नहीं देता। एंगल का नाम मेरा अल्फा हो सकता है, बीटा हो सकता है, थीटा हो सकता है, ए हो सकता है, सी हो सकता है, व्हाटएवर, कोई भी नाम हो एंगल का।
स्मॉल ए हो सकता है, डजंट मैटर। तो इस साइन के आगे अगर इनमें से कोई भी नाम लिखा हुआ है तो ये टी रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है। गॉट इट? और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज जो होते हैं वो हम लोग डिस्क्राइब करते हैं अभी तक किसके लिए? राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में लगेंगे, किसी भी एंगल में लगते हैं, किसी भी ट्रायंगल में लगते हैं, लेकिन वो अभी हमारे सिलेबस से दूर की चीजें हैं। अभी हम लोगों को उन चीजों को नहीं पढ़ना है। अभी हमें जो टी रेशियोज पढ़ने हैं वो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पढ़ना है। Got it or not it? That is the concept. यहां अगर मैंने एंगल कह दिया अल्फा तो इसके सामने वाला ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा और जो सबसे लंबा है वो हमारा हाइपोटेन्यूस होगा और जो एडजेसेंट है वो हमारा बेस होगा। यहां भी बच्चे कई बार गलती करते हैं। मान लीजिए ये एंगल मेरा बीटा है तो नाउ इट इज परपेंडिकुलर, बेशक ये लेटा पड़ा है, डजंट मैटर। तो हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल है इसका फर्क नहीं है। फर्क इस बात का है कि जहां हमें एंगल दे रखा है उसके बिल्कुल सामने हमारा परपेंडिकुलर होता है और जो सबसे लंबी वाली साइड होती है वो हमेशा हाइपो होता है और जो तीसरी बची वो हमारा क्या हो गया? बेस। गॉट इट? मोस्टली लोग जानते होंगे इस बात को। आप लोगों में से कोई स्कूटर मोटरसाइकिल लेके आया है? आप लोग लेके आए, कहां खड़ा है? आप जब भी खड़ा करेंगे तो दो बातें ध्यान रखेंगे कि इस तरह से खड़ा हो कि एक कार बीच में से निकल जाए, जितना हो सकता है अपनी साइड में, इस साइड में और दीवार से सटा के। समझ गए? नहीं समझ गए? क्योंकि होता ही है कि कई बार तो नहीं, लेकिन मान लीजिए किसी को निकलने में दिक्कत होती है तो या तो बाहर खड़ा खड़ा हॉर्न बजाता रहेगा या हमारी क्लास डिस्टर्ब करेगा, तो अल्टीमेटली नुकसान किसका होगा? हमारा होगा, एनवायरनमेंट का होगा, वो पेट्रोल डीजल उसका जलता रहेगा। समझ रहे ना? पहले से हम लोग इस बात को ध्यान रखेंगे। और अगर मान लीजिए ज़्यादा यहाँ पे रश हो रहा है, नई जगह मिल रही, तो सामने ही हमारा दूसरा घर है, वहाँ खूब पार्किंग है, खूब चौड़ी रोड है, तो वहाँ आप खड़े करके आएंगे। वहाँ भी सारा सीसीटीवी से कवर है, यहाँ भी सीसीटीवी से कवर है, तो कोई टेंशन वाली या परेशानी वाली बात नहीं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम लॉक नहीं करेंगे, प्रॉपर लॉक करेंगे। और जो नज़दीक से आते हैं वो पैदल ही आएंगे तो अच्छा है, थोड़ा सा वॉक हो जाएगा, क्योंकि फिजिकल हेल्थ ठीक होती है तभी मेंटल हेल्थ ठीक होती है। जो दूर से आते हैं जिनको टाइम सेव करना है, साइकिल यूज करें या स्कूटी यूज करें, दे आर फ्री। चलिए, तो टी रेशियोज में अब वो सबको पता ही होगा, क्या लाल बटे कक्का या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, याद है ना? नहीं, क्या याद है? पंडित बद्री प्रसाद या लाल बटे कक्का? है जी? अरे वेरी गुड, ये और एक नई बात पता लग गई। खैर, वो आपका अपना तरीका हो सकता है, कैसे भी याद होना चाहिए, लेकिन टी रेशियोज हम लोगों को पता होनी चाहिए। तो आई थिंक सो आज बस हम लोग यही खत्म करते हैं। बस वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की बात और कर लेते हैं। ये टेबल दे रखी है आपको 360 तक की, कैसे निकालते हैं मोस्टली बच्चे जानते हैं। पहले साइन लिख लिया, फिर आप लोगों ने क्या 0 1 2 3 4 लिखा, फिर सबके नीचे 4 4 लिखा, फिर स्क्वायर रूट किया। तो वो अब काफी दिन हो गए करते करते। अब आप इसको अपनी मेमोरी में डाल लीजिए, ठीक है? मेमोरी में कैसे डालना है ये बात भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, जिससे कि रोट मेमोरी एम्फेसाइज ना हो, समझ में आ जाए कि किस तरीके से करना है अगली क्लास में। लेकिन एटलीस्ट 180 तक के जो भी हमारे डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन कौन कौन से होते हैं? साइन कॉस टेन। 180 डिग्री तक के जो हमारे डायरेक्ट रिलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशन हम लोगों को याद होनी चाहिए। इनडायरेक्ट रिलेशन उसको उल्टे हो जाएंगे, कहीं कोई समस्या नहीं आती। और मोस्टली जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो डायरेक्ट रिलेशंस पे ही होते हैं, ठीक है? तो 180 तक की हम लोगों को वैल्यू याद होनी चाहिए। इस तरह से आज हम लोगों ने यहाँ तक का काम किया। बाकी की बात हम लोग करेंगे परसों की क्लास में, ठीक? किसी को कुछ पूछना है? किसी के दिमाग में कोई डाउट हो, कोई बात हो? नहीं है? स्कूल्स कितने बच्चों के खुल गए? 1 2 3 के खुल गए। चलो, शुक्र है कि कम के खुले हैं। यू विल कंसीडर इट। स्कूल खुले हैं तो सिलेबस का भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन जो काम हो वो मजबूती के साथ हो, ये हमारी अपनी फिलॉसफी है, समझ रहे हैं? और जहां तक पहला टेस्ट होगा, इन केस हम वहां तक नहीं भी पहुंच पाते तो आप मुझे इंडिविजुअली बता देंगे कि साहब हमारा क्लास का टेस्ट आने वाला है,
नहीं समझे? तो मैं आपको घंटे आधा घंटे बिठाल के कुछ ऐसी चीज़ें करा दूंगा कि उन चीज़ों से आपकी क्लास में हाईएस्ट मार्क्स आ जाएंगे। सिंपल। बाकी तो जो सीक्वेंसिंग जो भी कुछ हम लोगों का चल रहा है वैसे ही जैसे जरूरी होता है वैसे हम लोग चलाएंगे। नो डाउट? ओके। आप लोग 2 मिनट नहीं आएंगे, अपना फॉर्म निकालो इसमें से। अपना फॉर्म निकालो। ठीक है, अपने नोट्स लेके आएंगे यहाँ से। मैथ्स की क्लास कराएंगे लेकिन आज नहीं हो, अनाउंस करना भी से भूल ही गए, परसों क्लास में अनाउंस करेंगे, फिर कराएंगे। जो 9th की क्लास अभी हाँ आज से, हाँ आज से वो अभी भाई है ना आपका सर? नहीं सर, सिर्फ आपका सर को बात तो हाँ बात हो गई तो भेज देना अभी, तो आ रही होंगी दीदी जिनको पढ़ाना है, ठीक है? क्लास में